लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राजेश चौधरी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, वृंदावन बिहारी लाल और राधा रानी की इस पावन धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर पूज्य संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। मैं अपने इन पूज्य संतों का भी इस संवाद के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इन पूज्य संतों का ही सानिध्य है कि आज ये ब्रज क्षेत्र फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त करते हुए वैष्णव कुंभ के ऐतिहासिक आयोजन को करने में सफल रहा और इन्हीं के आशीर्वाद से गंगा मैया की तर्ज पर ही यमुना मैया भी अविरल और निर्मल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, ब्रज क्षेत्र का विकास हम सबकी प्राथमिकता में है। आपने देखा होगा कि आज पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव और परिवर्तन हर एक व्यक्ति को देखने को मिल रहा है। और बदलाव की पहली शर्त होती है कानून का राज, सुरक्षा का एक बेहतर माहौल, बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा। 2012 से 17 के बीच की अगर हम चर्चा करते हैं तो भाइयों बहनों, 2012 में सबसे पहला दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कहीं हुआ था, तो इसी मथुरा की भूमि कोसी कला में पहला दंगा हुआ था। और अंतिम दंगा भी जो हुआ था वह जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी, जिसमें सत्ता पोषित अपराधियों के द्वारा एक निर्दोष पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिस कर्मियों को यहां पर उन्होंने जिस निर्ममता के साथ मारा था, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। यह भी समाजवादी पार्टी के समय का वह विभत्स कांड था, जिसमें समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। लेकिन चूंकि इन गुंडे अपराधियों को ये लोग प्रश्रय देते थे, इनके माध्यम से अपनी अवैध गतिविधियों का संचालन करते थे, इसलिए सरकार भी उस कालखंड में इन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने दुम दबाकर के चुपचाप मौन बनी रहती थी। लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा, हम लोगों ने तो इसी धरती से सीखा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये भगवान कृष्ण ने यही तो उद्घोष किया था और उसी पर हम लोग भी विश्वास करते हैं। सज्जनों का संरक्षण होगा, लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। और प्रदेश के अंदर आज इस प्रकार का माहौल आपने देखा होगा। आज हर बेटी सुरक्षित है, आज हर बहन सुरक्षित है, आज हमारी माताएं सुरक्षित हैं, गौ माता भी सुरक्षित है। गंगा मैया फिर से अविरल और निर्मलता के साथ भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराती है। और मां यमुना फिर से पुकार करके कह रहे कि गंगा की तर्ज पर मैं भी अविरल और निर्मल रहूंगी, क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। भाइयों बहनों, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, क्या ये 2017 के पहले था? क्या पिछली सरकारें सुरक्षा दे पाती थी? अगर वे सुरक्षा देती तो फिर कोसी कला का दंगा नहीं होता। अगर वह सुरक्षा दे पाती तो जवाहर बाग की घटना नहीं घट होती, आगरा का उपद्रव नहीं होता, बुलंदशहर का उपद्रव नहीं होता।
अराजकता नहीं फैलती, अव्यवस्था नहीं फैलती, मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के एजेंडे में सुरक्षा कहीं थी ही नहीं। सुरक्षा उनके एजेंडे में थी ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा कोई और नहीं, वे स्वयं ही खतरे बने हुए थे, स्वयं ही खतरे बने हुए थे। और इसीलिए तो पिछली सरकार के समय में कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था। शाम को 5 बजने के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद कर देता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बाजार करने के लिए महिलाएं नहीं निकल पाती थी। जो व्यक्ति घर से निकल गया उसको पता ही नहीं होता था कि वापस वो अपने घर में वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये अराजकता का तांडव था प्रदेश के अंदर। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद परिवर्तन आया है। आज तो विकास की बहार भी बढ़ रही है, सुरक्षा चौओर दिखाई देती है, हर एक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 700 बड़े दंगे हुए हैं प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। यह आपके सामने उदाहरण है। कुंभ का आयोजन करने का अवसर सपा को भी मिला, बसपा को भी मिला, भाजपा को भी मिला। समाजवादी पार्टी के समय में 2007 में कुंभ का आयोजन गंदगी और अराजकता का कारण बना था। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कुंभ का आयोजन भगदड़, अव्यवस्था और गंदगी का कारक बन गया था। लेकिन 2019 में प्रयागराज का कुंभ भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के रूप में वैश्विक मंच पर छा गया। हमें अवसर मिला, हमने करके दिखा दिया। उन्हें अवसर मिला था, उन लोगों ने मौके से चूक गए। वे राम का विरोध करते थे, श्री कृष्ण का विरोध करते थे, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते थे। आज तो अयोध्या का भी विकास हो रहा है, काशी का भी विकास हो रहा है, और ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके सरकार पहले ही अपनी मंशा को स्पष्ट कर चुकी है कि ब्रज क्षेत्र को कोई वंचित नहीं कर सकता विकास के कार्यों के माध्यम से। समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ हम पूज्य संतों के सानिध्य में इसे आगे बढ़ा करके ही रहेंगे। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। प्रवीण पाल जी। तो मथुरा की मांट विधानसभा से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए की, और उसके बाद एक के बाद एक तमाम वार किए हैं अखिलेश यादव पे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में 700 दंगे हुए, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में है तब से एक भी दंगा नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से सुरक्षित माहौल है यूपी में। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पर? कितने लोगों ने लिया है? आपने सबने ले लिया? ये तो सब 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। और मैं मानता हूं मथुरा के भी सभी 100% लोगों ने पहली डोज तो ले ही ली है, ले ली है ना? और दूसरी डोज भी लगभग 72% लोगों ने ले ली है। तो ये वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग कहां जाएंगे अब? जो लोग कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, जो ये लोग कहते थे कि ये वैक्सीन भाजपा वैक्सीन है, जब भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन ही जनता जनार्दन की जान को बचा रही है, तो भाइयों बहनों वोट भी तो वहीं जाएगा जो बचाएगा। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं? तो जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे, बताएंगे। और सपा की सरकार में लोग भूख से मरते थे, यहां तो डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन की मिल रही कि नहीं मिल रही है?
मिल रहा है ना? ये जो विकास है, ये जो राशन है, ये जो दवा का पैसा है, ये पहले भी थी सरकारें दे सकती थी, लेकिन पहले का पैसा भाइयों बहनों ये इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इसीलिए तो इत्र वाले मित्र को बचाने के लिए सपा बसपा की संवेदना गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं, उनकी संवेदना इत्र वाले मित्र के लिए जरूर फूट पड़ती है। कहते हैं क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? हमने कहा देखो बुलडोजर और विकास एक साथ चलेगा, एक हाथ से विकास होगा और दूसरी तरफ जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है, विकास का पैसा लूट करके मां लक्ष्मी को आरसीसी की दीवारों में कैद करके रखा है, वहां पर हमारा बुलडोजर स्वयं जाएगा और बुलडोजर दीवारों को तोड़ करके मां लक्ष्मी को फिर से सबकी ऐश्वर्य और खुशहाली के लिए एक बार फिर से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लाने का कार्य करेगा। आज विकास हो रहा है ना, ये विकास ये वही पैसा है जो पिछली सरकार के समय लूट करके तिजोरियों में बंद कर दिया जाता था। अन्नदाता किसान को कुछ नहीं मिलता था, न उपज का दाम, न गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था, न वृद्धजनों को पेंशन मिलती थी, न विधवा महिलाओं को पेंशन, न दिव्यांगजनों को पेंशन। ये तो पेंशन की राशि थी, छोटी राशि थी, सपा सरकार ने बंद कर दी थी। इस राशि को उन्होंने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को बंदर बांट कर दिया था। हमारी सरकार आई, वर्तमान में 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना हम पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। 12,000 रुपए, यह हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये तो त्वदीयम मुस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ किया जाने वाला समर्पण है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाया, बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका, सुरक्षा का वातावरण दिया, तो जरूरतमंदों की सहायता के लिए सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं। हम इसीलिए आए हैं, अन्नदाता किसान के उत्थान का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी आज इसी विश्वास के साथ आपके बीच आई है। ये जो राजेश चौधरी यहां से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं ना, आज से नहीं भाइयों बहनों, पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। याद करिए 1990 के दशक की घटना, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने का आह्वान किया था। तो झंडा फहराने वालों का नेतृत्व कोई दे रहा था, आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दे रहे थे और लाल चौक पर भारत का आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया जाता है। और जो कुछ चंद लोग, भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता वहां पहुंच पाए थे, उनमें राजेश चौधरी भी एक युवा कार्यकर्ता था। लंबे समय के बाद उन्हें अवसर मिला है और इसलिए भाइयों बहनों याद करना, अगर 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है और कश्मीर में गुलामी के प्रतीक, आतंकवाद के प्रतीक धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो सकती है, तो ये मान के चलिए कि देश के अंदर हर वह कार्य होगा जो भारत को वैश्विक मंच पर एक नया पहचान दिलाएगा और उसके लिए तैयार रहने के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं? सभी लोग इधर 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 सभी लोग बताइए, सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग राजेश चौधरी को भारी मतों से चुनाव विजयी बना करके भेजेंगे? आश्वस्त होकर के जाओ। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा राजा जी से गदा भेंट करेंगे और प्रवीण पाल जी तलवार भेंट करेंगे। इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जाला बुना है। गंगा एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न पेरिफेरियल रोड हो, बुंदेलखंड हाईवे हो, या फिर बागपत को हरियाणा के साथ जोड़ता हुआ ब्रिज बनाने की बात हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की नींव डालने का काम किया है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर गरीब के घर में, मैं फिर से कहना चाहता हूं, भाई अखिलेश जरा कान खोलकर सुन लो, गरीबों की बात करते हो आप, कान खोलकर सुन लो। उत्तर प्रदेश के 1,82,00,000 गरीबों के घर में 70 साल तक बिजली नहीं आई थी, वहां बिजली पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। 2 करोड़ घरों में शौचालय की व्यवस्था ही नहीं थी। माताओं बहनों को, बच्चियों को कितनी परेशानी होती होगी। 2 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, मित्रों 82 लाख गरीबों को 42 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1,80,00,000 से ज्यादा बहनों को, माताओं बहनों तालियों बजाइएगा, 1,80,00,000 बहनों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मोदी जी ने सारी योजनाओं को भेजा, योगी जी ने ये सारी योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, क्या अधिकार है आपको बात करने का? सपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे की, बुआ भतीजे की सरकार 15 साल चली या ना चली? भाई जोर से बोलिए, चली या ना चली? ये गरीबों के घर में क्यों कुछ नहीं आता था? अरे कोरोना आया, मोदी जी ने विश्व में सबसे पहले जिन देशों में इसकी वैक्सीन ढूंढ ली गई, उसमें से हमारा भारत एक है। मोदी जी ने जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया, ये अखिलेश यादव विरोध करते थे। वो कहते थे ये तो मोदी टीका है, मत लगाइयो मत लगाइयो। उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने भी नहीं लगाया। सार्वजनिक रूप से कहा मैं तो नहीं लगाऊंगा, मगर 1 महीने के बाद डर लगा तो गुपचुप टीका लगा दिया। मित्रों, माताओं, भाइयों और बहनों, आप जरा हाथ खड़ा करिए तो कितने लोगों के टीके लग गए हैं? लग गए ना? उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा संख्या में टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ ने किया है। मित्रों, अगर अखिलेश जी की बातों में आकर टीका न लगाते तो मुझे बताओ, बुजुर्ग भाई यहां सामने बैठे हैं, माताएं बैठी है, अगर हम टीका न लगाते तो तीसरी लहर में सुरक्षित रह पाते क्या? रह पाते क्या? अरे भाई, यूपी किसके हाथ में सौंपना चाहते हो?
ऐसी बचकाना राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में, या मोदी जी जैसे पूरे देश का टीकाकरण करने वाले? मित्रों, मोदी जी और योगी जी ने कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का ये जो जोड़ी है बहन जी और अखिलेश जी की, 15 साल शासन करे, 15 साल में उत्तर प्रदेश 15 साल में उत्तर प्रदेश देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। कितने नंबर की? कोई ताकत नहीं थी इसको आगे बढ़ाने की। 5 साल आपने हमें दिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, ऊपर से मोदी जी ने आशीर्वाद दिए। आज उत्तर प्रदेश देश में 7वें नंबर से आगे बढ़कर दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। मगर आप तालियां मत बजाइए, मैं अभी कहने आया हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। 5 साल में भारत में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को। मित्रों, सपा बसपा विकास की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, इसमें सपा और बसपा का भी समर्थन था। एक प्रकार से कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकार चली। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी को और बहन मायावती को, 13-14 के बजट में आपने उत्तर प्रदेश को कितना रुपया दिया? वो तो साहब आंकड़ों की बात ही नहीं करते। आंकड़े की बात आती है तो एक ही आंकड़ा याद है, ये इत्र वाले, समाजवादी इत्र वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया पकड़ा गया, इसी की बात याद आती है। और उनके पेट में दर्द होने लगता है। कहते हैं मोदी जी बदला ले रहे हैं। भाई अखिलेश, किससे बदला रहे हैं? कौन है इत्र वाला? आपका बताओ जरा। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? और अगर कोई नहीं है तो आपको क्यों दुख हो रहा है? भाई बताओ, जो टैक्स भरे बगैर ये पूरा मंच भर जाए, इतना रुपया अपने घर में रखा हो, इसके वहां रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अखिलेश जी कहते हैं नहीं करनी चाहिए। खैर अखिलेश जी, आप तो नहीं बताओगे। 13-14 में उत्तर प्रदेश को केंद्र ने क्या दिया था, मैं बताता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, बागपत के लोगों, उत्तर प्रदेश को 13-14 में मनमोहन सिंह जी ने 66,623 करोड़ रुपया दिया था। मैं फिर से बोलता हूं, 66,623 करोड़ रुपया। अभी अभी मोदी जी ने बजट लाया, 22-23 का बजट। 22-23 के बजट में 66,623 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है। मित्रों, 500 कहां 66,000 करोड़ और कहां 1,46,000 करोड़। मित्रों, मैं आपको बताना आया हूं, ये 5 साल में हमने यूपी को श्रेष्ठ यूपी बनाया है। अगले 5 साल में हम यूपी को बेस्ट यूपी बनाकर आपके हाथ में देंगे। मित्रों, आपके हाथ। हमारे शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश की सरकार थी। पश्चिम यूपी के सारे मतदाता भाइयों बहनों जानते हैं किस प्रकार से दंगा हुआ था। तुष्टीकरण करने के लिए, एक वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने के लिए हमारे हजारों जवानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। जो विक्टिम थे उनको आरोपी बनाया, और जो आरोपी थे उनको विक्टिम बनाकर छोड़ दिया गया था।
इन दंगों के अंदर जो काम अखिलेश ने किया है, माताओं भाइयों बहनों, हम भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? मित्रों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। यहां पर देश में 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली और ये सरकार 10 साल तक पूर्ण इकबाल के साथ चली। क्या होता था 10 साल में? पाक प्रेरित आतंकवादी आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। ले जाते थे या नहीं ले जाते थे? कोई ऊप करता था, कोई विरोध में बोलता था। आपने 14 में हमारे सांसद सतपाल जी को चुना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में उन्होंने फिर से हमला किया। उनको लगा कि अभी भी मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार है, उनको लगा अभी भी कांग्रेस की सरकार है, मगर वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और भाजपा की सरकार है। मित्रों, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक संदेश भेजा। किस प्रकार का संदेश? कि भारत के जवान और भारत की सीमाओं के सामने आंख उठाकर नहीं देख सकते, वरना उनको दंड देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मित्रों, मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों बागपत वालों, ये तो देशभक्तों का प्रदेश है। कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? ईश्वर बोलते नहीं है, बताओ भैया हटनी चाहिए थी या नहीं हटती थी क्या? अब तक हटती थी? जरा जोर से बोलो, हटती थी? आपने दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, और ये अखिलेश बाबू पार्लियामेंट में मेरे सामने बैठकर कहते थे खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, क्या खून की नदियां बहेगी? क्या बहेगी? किसको डराते हो भाई तुम? वो कहते थे खून की नदियां बहेगी, किसी की एक कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं हुई। मित्रों, हिम्मत नहीं हुई और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर बैठा है। मित्रों, चुनाव ये दो विचारधाराओं के बीच में, जो अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जो देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक जाति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के गरीबों को खुशहाल करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो माफियाओं को संरक्षण देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर माफियाओं को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। मित्रों, निर्णय आपने करना है। किसी को मत देखिएगा कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कुछ मत सोचिएगा। सुबह सुबह जाकर आपका नाम भारत माता की जय बोलकर, आपका नाम देखकर, आपकी पर्ची कटवाकर कमल के निशान पर बटन दबा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे बताओ, करेंगे क्या आप? अरे सुनाई नहीं पड़ता है भाई, करोगे क्या? पक्का करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? दामाद को विधायक बनाओगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, 3 से पार का संकल्प का मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय! भारत माता की जय!
वंदे वंदे। तो बागपत से आप सुन रहे थे अमित शाह को एक के बाद एक कई प्रहार किए हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर और पूरे विपक्ष पर। अमित शाह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो बागपत में आप सुन रहे थे अमित शाह को, शाह का विरोधियों पर एक के बाद एक प्रहार। उन्होंने बुआ भतीजे अखिलेश पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रही है, माफियाओं के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी देश के लिए चुनाव लड़ रही है। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जयंत चौधरी नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नरेश टिकैत के घर पहुंचे हैं सिसोली जयंत चौधरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जयंत चौधरी और काफी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जयंत चौधरी के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। सिसोली की ये तस्वीर है, मुजफ्फरनगर की। नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। तो ये बेहद ही खास तस्वीर हो जाती है क्योंकि चुनावी माहौल है और इसी बीच जयंत चौधरी नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं। और आपको एक तस्वीर वो भी याद दिला दे, इससे पहले जब संजीव बालियान मिलने पहुंचे थे नरेश टिकैत से, तब ये बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं नरेश टिकैत जो है आरएलडी का समर्थन कर रहे हैं, इसी को लेकर कुछ सुगबुगाहट थी। और अब ये तस्वीर सामने आई है जब खुद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी नरेश टिकैत से मिलने पहुंचे हैं। और यहां पर खाने के साथ क्या बात हुई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।